फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करने वाले हैं आपके जैव अणु से टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। आज का चैप्टर रहेगा जैव अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सारे शामिल होने वाले। जैसे आपके सिलेबस दिया गया है चयन परीक्षा का, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही, हर एक क्लास है जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। तो साइंस की क्लास है आज और जैव अणु का टॉपिक है। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज ज्यादा बेटर रहेगा। पहले सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस समस्त टॉपिक से लेके टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे, प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर की जा सके। तो क्या आप सभी लोग तैयार है? बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करना है। आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर को एक दिन में हम एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न सभी को कंबाइन किया गया है। प्रश्न है कि आर्हेनियस समीकरण जो दिया गया है, इसमें k बराबर ए ई पावर माइनस ई ओ अपान आर टी ए को वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे वेग स्थिरांक पूछा गया है, किसको बोला जाता है? क्या आपका बहुत निम्न ताप है, स्थिर ताप है, शून्य सक्रियण और ऊर्जा पर है, या अभिक्रिया मिश्रण के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो आर्हेनियस समीकरण में ए जो होता है, जिसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, इसको स्थिर ताप पर क्या बोलते हैं? स्थिर ताप पर जो होता है यह वेग स्थिरांक माना जाता है। स्थिर ताप पर क्या माना जाता है? वेग का स्थिरांक माना जाता है, इसलिए स्थिर ताप इज द राइट आंसर हो जाए। ये 12th लेवल के केमिस्ट्री से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर की जा सके, आपके सिलेक्शन को आसान किया जा सके। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ज्वेटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्वेटर आयन जो होता है इसको बनाने में कौन समर्थ होता है? CH3NO2, CH3COOH, CH3CH2NH2 या H2NCH2COOH? सभी लोग बताइएगा, ज्वेटर आयन बनाने में कौन समर्थन? तो आप सभी लोग जानते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइएगा। ये 12th क्लास के बेस्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा H2NCH2COOH। क्या ये आंसर होने वाला सही? सभी लोग बताइएगा। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए पता ही होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राइट आंसर हमारा हो गया डी ऑप्शन, इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। समझ कर जाएंगे तो बेहतर होगा, और जितना ज्यादा बेहतर समझेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन हम अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है साथियों। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए साइंस की आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें आप सभी को जो है टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कैसे मिलेगा? जैसे मैसेज करेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो टॉपर नोट्स जिनको भी चाहिए, आपकी तैयारी को 20% और बढ़ाना है तो टॉपर नोट्स ले लीजिएगा, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड कंबाइन किया गया, कंसेप्ट विद एमसीक्यूज को कंबाइन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, विकृत गंधिका का मुख्य कारण क्या है? रेंसिडिटी जो होती है, आंशिक जल अपघटन, दहन, अपचयन या वियोजन होता है। तो विकृत गंधिका रेंसिडिटी जो होता है, मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, यानी आंशिक जल अपघटन हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जल अपघटन, क्योंकि इसी कारण खाद्य पदार्थों का स्वाद, गंध बदल जाता है, और ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें वसा, तेल, हवा, नमी, प्रकाश के संपर्क में आने में खराब हो जाता है ऑक्सीकरण। इसे विकृत गंधिता के नाम से भी जाना जाता है। विकृत गंधिका एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? इसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे ना, सब्जी का जल्दी खट्टा होकर गंध दे देना, तेल में तले खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन लंबे समय तक
चिप्स नमकीन लंबे समय तक रखने पर स्वाद और गंध में बदल जाता है। तो ये सारी चीजें विकृत गंधिका ऑक्सीकरण की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्जा परिवर्तन का बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? ऊर्जा परिवर्तन का बेहतर उदाहरण होगा एडीपी टू एटीपी, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण हो। एक रूप से दूसरे भी, जैसे एडीपी टू एटीपी हो गया, कोयले का रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा का यांत्रिक में, यांत्रिक का विद्युत में, विद्युत का प्रकाश में, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। ये सारे जो ऊर्जा के परिवर्तन होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल आपका एडीटी टू एटीपी हो जाता है। तो सभी को समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है और सभी को जो है फीडबैक करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एटीपी अणु का एडीपी में जो है जल अपघटन होता है तब ऊर्जा का जो मात्रा विमुक्त होता है, अगर ऊर्जा संबंधित पूछा जाता है तो 12,000 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। फलों की शर्करा कहलाती है। देखिए, फलों की जो शर्करा होती है वह क्या कहलाती है? फलों की पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वह किसको कहता है? तो फ्रैक्टोज बोला जाता है। क्या है? फलों में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वो फ्रैक्टोज शर्करा होती है। शर्करा में जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, चीनी की शर्करा, लैक्टोज, ये सारे शामिल होते हैं, लेकिन फलों में जो होता है वह फ्रैक्टोज होता है। और भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया, एक शर्करा में, एक अशर्करा में। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज हो गया ना, ये क्या है? ये अशर्कराएं में आ जाएगा। और जो आपके शर्कराएं में कौन कौन सा आता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, चीन की शर्करा, ये सारी चीजें आती है। तो फलों की शर्करा आपकी फ्रैक्टोज कहला जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का सदस्य है? पॉलीसेकेराइड का सदस्य कौन सा कहलाता है? पॉलीसेकेराइड का सदस्य सेल्यूलोज, काइटिन, ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड के। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये सारे हो जाते हैं। तो स्टार्च यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्टार्च पहले होगा, फिर ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये अगर ऑप्शन आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड सदस्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट करना है, बेफिक्र आप लोगों को फीडबैक करना है। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है मोनोसेकेराइड, हाईसेकेराइड, ट्राईसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? सुक्रोज उदाहरण किसका प्रस्तुत करता है? सुक्रोज को ही आमतौर हम चीनी बोलते हैं और ये प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है जो कई पौधों और खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, खजूर, शहद हो गया। कुछ फलों सब्जियों में भी प्रचुर मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गन्ना, फिर चुकंदर, शहद, खजूर, फल। लेकिन सुक्रोज उदाहरण क्या प्रस्तुत करता है? वह हाई सेकेराइड उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है पाइरिमिडीन भस्म नहीं है? पाइरिमिडीन भस्म कौन सा नहीं कहलाता है? पाइरिमीन में आपका साइटोसिन आता है, थाइमीन आता है, यूरासिल आता है, यूरेसिल। ये क्या है? ये पाइरिमीन बेस में आते हैं। और एडेनिन बेस में कौन आता है? एक होता है आपका कौन सा? एडेनिन बेस। अगर एडेनिन बेस में पूछा जाए तब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडेनिन में आपका होता है, एडेनिन में गुआनिन आता है, गुआनिन प्यूरिन बेस आता है। सभी लोग तो यहाँ पे पायरिमिडीन भस्म क्या नहीं होगा? तो पायरिमिडीन में आपका गुआनिन नहीं होगा, बाकी ये सारे पायरिमिडीन भस्म हो जाएंगे। गुआनिन किसका हो जाता है? ये एडेनिन का हो जाता है। ठीक है ना? तो दोनों प्रकार से हमें समझना। मान लीजिए एडेनिन का आ गया तब भी आपसे बनना चाहिए, पायरिन का आ रहा है आपका, पायरिमिडीन का आ रहा है, इससे भी आपको बनना चाहिए।
विटामिन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सभी लोगों को बताना है। विटामिन की खोज सभी लोग जानते हैं, फंक ने की थी। इनका पूरा नाम है आपका क्या है? फंक है, कैसिमिर फंक। कब किया गया था विटामिन की खोज? 1912 में किया गया था। विटामिन के बारे में जानते हैं, 1912 में फंक ने विटामिन शब्द गढ़ा। उन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्व है, कुछ बीमारियों को रोकने में विटामिन भी मदद करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। अगर पूछा जाए एग्जाम में, आपके मान लीजिए पेपर में आ गया विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताइए, तो सभी लोग जानते हैं संतरा और नींबू। विटामिन सी के बहुत महत्वपूर्ण से। एक और स्रोत होता है विटामिन सी का, क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन सी का एक मुख्य और स्रोत होता है जिसे आंवला बोला जाता है। आंवला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेहरे के लिए, बालों के लिए, सभी के लिए आंवला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कच्चा पका किसी भी प्रकार से खाइए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है? एमिनो एसिड का एग्जाम्पल्स कौन हो जाता है? आवश्यक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये कौन सा हो जाता है? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा एमिनो एसिड का उदाहरण है। क्या आपके ऑप्शन दिए गए एलेनिन, अर्जिनिन या एस्पेरेजिन या सिस्टीजिन की बात करेंगे? कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है। ये बिहार पुलिस में अभी जो एसआई का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? ल्यूशिन भी होता है कि नहीं होता? लेकिन जब आप बोलेंगे सर ल्यूशिन तो ऑप्शन में है नहीं है, तब आप लोग कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आपके माइंड को चेक कर लिया हमने, आइए अर्जिनिन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन को चयन कर लेना है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, फटाफट अंदाज में क्या करना है, क्लास अटेंड करना है। क्योंकि समय दोस्तों बहुत ही कम बचा हुआ, आप लोग भी जानते हैं। समय की गरिमा को समझना है, समय के महत्व को समझना है और क्लास करते रहना है, क्वेश्चन को अटेंड करते रहना है। आप सभी लोगों को फीडबैक करना है, सभी मित्रों को, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। चलिए आइए बात कर रहे हैं आवश्यक एमिनो एसिड के उदाहरण पूछा जा रहा है। सभी को बताना है कि अनावश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है, यानी आवश्यक एमिनो एसिड कौन होता है? ल्यूशिन होता है, वेलिन होता है, ट्रिप्टोफैन होते हैं, ये आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन जब अनावश्यक की बात आती है, जिन्हें शरीर खुद बना सकता है, देखिए अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो शरीर इन्हें खुद बनाता है। इन्हें आहार से जरूरी नहीं होता कि हमें अनावश्यक एमिनो एसिड आहार से ही चाहिए, शरीर भी खुद बना लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेरीन। सेरीन बोलते हैं, एलानिन बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लूटामिन बोलते हैं, ये सारे क्या है? अनावश्यक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज किसने की? तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मुझे लगता है पूछा जाएगा। खोज से एक दो प्रश्न तो आना भैया, एक प्रश्न तो पक्का रखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग जानते हैं मिस्र ने की है। पहले एक चीज बता देता हूं, अगर दो चीजें आ सकती है डीएनए में, पहले जो है 1869 में किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्र ने। उन्होंने श्वेत रक्त यानी आरबीसी को नाभिक में एक पदार्थ की पहचान की थी, उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था उसका। लेकिन बाद में जेम्स और वाटसन ने मिलकर
जेम्स वाटसन और फिक, जेम्स वाटसन और क्रिक ये दोनों मिलके 1953 में, कब हुआ? 1953 में, 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई। तो दो चीज, अगर 1869 आता है तो फ्रेडरिक मिसर्क ने, अगर 1953 आता है तो वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक की बात करेंगे। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक है, कहाँ है? फ्रांसिस क्रिक, जेबी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, चलिए समझ गए सभी लोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। समझ के जाना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि। प्रोटीन्स का प्रमाणित परीक्षण है, जो प्रोटीन होता है उसका प्रमाणित परीक्षण क्या होता है? जेंथ्रोपोटिक, विल हेल्मी, फिगल्स या पॉलिस। तो प्रोटीन की उपस्थिति का प्रमाणिक परीक्षण क्या होता है? जेंथ्रोपोटिक परीक्षण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो आप भी जानते होंगे कि हीमोप्रोटीन मिलती है दूध में, रक्त में, वसा में, फलों में। तो हीमोप्रोटीन किस में मिलता है? हीमोप्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो एक हीम नामक एक प्रोस्थेटिक समूह होता है, जो लोहे के साथ जुड़ा हुआ एक वर्णक अणु होता है। हीमोग्लोबिन, माइग्लोबिन, ये क्या है? हीमोप्रोटीन के उदाहरण होते हैं। ये किन में प्राप्त होता है? ये आपके रक्त में होता है। किस में मिलता है हीमोप्रोटीन? आपके रक्त में मिलता है। और हीमोप्रोटीन के उदाहरण क्या है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और मायोग्लोबिन मांसपेशियों में पाया जाता है। दोनों चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को कमेंट करना है। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है, बताना है सभी। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा और प्रथम सदस्य का उदाहरण बताना है, और वह होता है ग्लाइसिन। यह एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा और पहला सदस्य है। यह जो है आर समूह में, किसमें होता है? आर समूह, यानी साइड चेन, सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन परमाणु होता है, जो इसे सबसे सरल एमिनो एसिड बनाता है। ग्लाइसिन की बात करें। अगला प्रश्न देखिएगा, हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। हेलर परीक्षण आपने देखा है, सुना है? सभी लोग बताइएगा, कितने कितने लोग जानते हैं हेलर परीक्षण क्या होता है? हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? हेलर परीक्षण, और यह मूत्र में जो एल्बिनम की उपस्थिति होती है उसका परीक्षण किया जाता है, यानी कि हेलर परीक्षण द्वारा अकार्बनिक एसिड ज्ञात किया जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे, जो प्रोटीन अणु होते हैं उसमें विद्युत आवेश क्यों होता है? क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उच्च अणुभार में होते हैं या उच्च घनत्व में होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यह अमीनो एसिड के साइड चेन पर मौजूद आयनिक समूहों के कारण होता है, अर्थात ये ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड ध्रुवीय होते हैं, और इसका संबंध पीएच मान से। प्रोटीन का शुद्ध आवेश पीएच किस पर निर्भर करता है? अगर आ गया तो, यदि पीएच प्रोटीन के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो पीएल होता है उसमें कम है तो प्रोटीन धनात्मक रूप में चार्ज होगा। यदि पीएच प्रोटीन के पीएल से अधिक है तो प्रोटीन ऋणात्मक होगा। यदि पीएच प्रोटीन पीएल के बराबर है तो प्रोटीन उदासीन होगा। ठीक है, तो प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाना है। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ी नुमा संरचना,
सभी लोग बताइएगा सीढ़ी नुमा संरचना किसकी पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है और ये वर्ग 3 चयन परीक्षा के हिसाब से प्रश्न सही है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे भी जाना है, इसलिए लगे रहिए तैयारी में क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा कि फास्फेट बंध मिलता है। फास्फेट बंध किसमें मिलता है? तो जो नाभिकीय अम्ल होते हैं उनमें फास्फेट बंध मिलता है। किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट कर देना है। यह डीएनए और आरएनए की रीढ़ बनाते हैं। जो फास्फेट बंध होते हैं ना, अगर आ जाए कि फास्फेट बंध किसकी रीढ़ बनाते हैं, तो जो डीएनए और आरएनए होता है ना, इनकी रीढ़ बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के फास्फोडाइएस्टर बंधों में एक फास्फेट एक न्यूक्लियोसाइड से 5 कार्बन आसन्न न्यूक्लिक से जुड़ा होता है। ये ज्यादा डिटेल से आ जाएगा। आप लोग जो साइंस के तो समझ गए होंगे, साइंस के स्टूडेंट तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वर्ग 3 एग्जाम है। 11th 12th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, उस लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। संदेहवाहक होते हैं। संदेहवाहक डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि संदेशवाहक एमआरएनए होते हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, नाम से ही समझे। एम मतलब मैसेंजर। यह डीएनए से जानकारी लेते हैं। किससे लेते हैं? डीएनए से जानकारी लेकर उसे प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम तक ले जाते हैं। तो यह एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है? नाभिकीय अम्ल, प्रोटीन, लिपिड, वायरस। अगर आपको आता है जरूर कमेंट कीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, यानी कि नाभिकीय अम्ल बनता है। जैसे डीएनए, आरएनए, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होती है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही गजब का प्रश्न है भैया। एंजाइमों की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान होता है। जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा होगा? एंजाइमों के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वह कितना होता है? एंजाइम भी अलग अलग होते हैं। जैसे मानो एंजाइम हो गया, तो मानो एंजाइम के लिए तो 37 डिग्री रखा गया है, 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट रखा गया है, डिग्री फारेनहाइट रखा गया है। और भी जो विभिन्न आयामाएं होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे माना गया 20 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से माना गया? 20 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइमों की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फास्फेट बंध मिलता है। जो फास्फेट बंध होता है वह प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में या नाभिकीय अम्लों में मिलता है। जो फास्फेट बंध होता है किस में मिलता है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करना है। फास्फेट बंध मिलता है तो सभी लोग जानते हैं जो नाभिकीय अम्ल होते हैं, नाभिकीय अम्लों में जो है फास्फेट बंध मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। एंजाइमों की क्रिया विधि होती है। जो एंजाइम होते हैं ना उनकी क्रिया विधि किसमें होती है? एंजाइमों की क्रिया विधि ताला चाबी तंत्र द्वारा, लॉक एंड की। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। सबस्ट्रेट बंधन को ही लॉक एंड लॉक बोला जाता है, ताला चाबी तंत्र बोला जाता है। किसे? सबस्ट्रेट का बंधन। अगला प्रश्न देखिएगा। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव है। जो संपूर्ण नाभिकीय अम्ल होते हैं उसके अवयव कौन कौन होते हैं? मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है, मतलब
हेक्सोन्स क्षारक फास्फोरिक अम्ल। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से एस्टर क्या है? एस्टर क्या होते हैं? एस्टर मोम को बोला जाता है। ये कार्बनिक यौगिक होता है जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया से बनता है। तो मोम क्या होगा? मोम यहाँ पे एक एस्टर हो जाएगा। और एस्टर में आमतौर किस प्रकार का गंध होता है? एक फल जैसा गंध होता है। और इसका उपयोग इत्र और खाद्य पदार्थों के सुगंध रूप में भी एस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसमें म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता? यानी हमें यह जानना जरूरी, किसमें म्यूटा घूर्णन पाया जाता है। तो सुक्रोज में जो है म्यूटा घूर्णन पाया नहीं जाता है। बाकी डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज में म्यूटा घूर्णन पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? सुक्रोज में नहीं पाया जाता है। बाकी डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज में इसमें म्यूटा घूर्णन पाया जाता है। तो सभी प्रकार से तैयार रहना है, सभी प्रकार से प्रिपेयर रहना हमें। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाली विटामिन है। तो वसा के साथ आंत में जो अवशोषित होने वाली विटामिन होती है वह कौन सी होती है? में जो अवशोषित होने वाली विटामिन होती है वह कौन सी होती है? एडी, ए, डी, ई और के। एडक, ये विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। एडक वसा के साथ आंत में अवशोषित वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाली विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में भी घुलनशील होती है। इसका मतलब है वसा के साथ ही शरीर में अवशोषित होती है। और अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है विटामिन वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी होती है और वसा में एडक, ए, डी, ई, के, याद रखिए। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है। कौन सा अंग फाइट तथा फ्लाइट अंग है? कौन सा अंग फाइट और फ्लाइट अंग? फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ाई और उड़ान प्रतिक्रिया। एडिरल, एड्रिनल ग्रंथि होता है, ये अधिवृक्क का जिम्मेदार होता है। एड्रेनालाइन और नॉरेड्रेनालाइन जैसे हार्मोन ये जारी करता है। तो एडिरल इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रोटीन में पाए जाने वाला एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है। तो प्रोटीन में जो पाए जाने वाले एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें मानव शरीर यानी हम और आप जो है संश्लेषित करते हैं। तो सभी लोगों को बताना है यहाँ पे, ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर सभी को कमेंट करना है कि प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर में कितने विभाजित होता है, 20 में, 10 में, 5 में, 14 में। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी लोगों को ज्वाइन करना, प्रिपरेशन को मजबूत करिए और तैयारी इस प्रकार करना कि सिलेक्शन जरूर मिलिए। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद साथियों।